हेलो एवरीवन, मैं श्रेया द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम श्रेया द्विवेदी है। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरा दावा है कि आज की क्लास में आपके सारे फंडामेंटल राइट्स क्लियर होंगे, साथ ही आप इस क्लास को बहुत एंजॉय भी करने वाले हो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच का डिफरेंस क्या होता है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स और मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक अधिकार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमसे बोलता है यू हैव टू डू दिस, और मौलिक कर्तव्य के मामले में संविधान हमसे कहता है यू शुड टू डू दिस। फंडामेंटल राइट्स में हमें कहा जाता है कि ये आपको करना होगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा जाता है कि ये आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में, हमारे मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकार के बीच में। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानते तो ये एक जुडिशियल सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका जुडिशियल सब्जेक्ट नहीं है, मतलब अगर आप नहीं भी मानते हो तो ये जुडिशियरी सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स को यू हैव टू डू दिस स्प्रिट क्यों दी गई है, क्योंकि ये समाज में उतने ही ज़रूरी हैं जितनी हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है। जब तक आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आपकी लाइफ डिस्ट्रैक्टेड रहेगी। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, हमसे ये कहा जाता है कि हम दूसरों को समान समझें। अगर आप दूसरों को इक्वल नहीं समझोगे, आप अपने आप को सुपीरियर समझोगे, चाहे वो कास्ट वाइज हो या रेस क्लास वाइज हो, तो इस तरह में सोसाइटी में, समाज में डिजास्टर करेगा। अगर आप दूसरों को समान नहीं समझ रहे हो, इक्वल नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब आप उनके फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का शोषण कर रहे हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं आपसे क्या कहती हैं, जैसे आप को अपने मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। भारत का एक अच्छा नागरिक होने के नाते आपको पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज बीच में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। जब तक हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी, मेरा ये मानना है कि हमें उसकी कदर नहीं होगी। तो किसी चीज़ की कदर होने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ फंडामेंटल राइट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के किस पार्ट में लिखे गए हैं। तो संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, और कहाँ से कहाँ तक लिखे गए हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसका मतलब है आज की क्लास में आप आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में लिखे हुए हैं, इस वजह से पार्ट 3 को हम लोग बोलते क्या है, मैग्ना कार्टा। आपसे ये कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो संविधान के पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब ये मैग्ना कार्टा वर्ड आया कहाँ से है ये जानते हैं। मैग्ना कार्टा एक्चुअली क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी होती है उसको वो लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि ब्रिटिशर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो समरी है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके संविधान का, इस वजह से वो लोग उसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। सिमिलरली हमारे संविधान में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार, और इसीलिए जो कि भाग 3 में दिए गए हैं, पार्ट 3 में दिए गए हैं, लिखे हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे संविधान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स इन अ वाइडर फॉर्म देन एनी अदर कंट्री।
आपको एक खास ख्याल रखना होगा कि भारत का जो संविधान है, ये जितने फंडामेंटल राइट्स आपको देता है, शायद ही दुनिया का कोई संविधान आपको उतने ज़्यादा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स देता होगा। क्योंकि आप ऐसा ही समझ लो कि भारत का संविधान पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट्स इज अ टाइप ऑफ गारंटी फॉर ऑल द सिविलियन ऑफ कंट्री दैट देन हैव देयर रिस्पेक्ट डिग्निटी इन अ इक्वल टर्म। आपसे क्या कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स एक तरीके की गारंटी है आपके लिए कि आपकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा, रिस्पेक्टफुली पेश आया जाएगा आपके साथ में। कहने का मतलब ये है कि एक मिनट को सोच के देखो कि अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो हमारे संविधान में, तो अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट ना करे तो उस केस में आप कहाँ जाओगे, कहाँ बोलोगे जाकर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, मैं आपकी रिस्पेक्ट ना करूं या आप किसी और की रिस्पेक्ट ना करो, दूसरा बंदा आपसे बोले कि आप थोड़ा इज्जत से पेश आओ मेरे साथ और आप मुझे इक्वली ट्रीट नहीं करते हो, इस केस में आप बोलो कि जाओ जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, ऐसे ही करूँगा। तो अब बताओ इस केस में क्या करोगे। कहने का मतलब आप सोच के भी देखो क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट की। खुद बताइए, अगर ये ना हो संविधान में तो क्या कोई आपके अधिकारों की गारंटी ले सकता है। फिर तो ये वही बात हो गई कि जिसका जो मन आए वो करेगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट शोज द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर लोगों का राज हो, जनता का राज हो। अगर देखो तो भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे देश में प्रजा चुनती है अपने राजा को, ये अधिकार दिया गया है। प्रजा अपने राजा को चुने, आप वोट देते हो, तभी तो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जिन्हें अपना राजा चुनने का अधिकार ही नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट द सिविलियंस फ्रॉम द हार्ड रूल्स ऑफ स्टेट। कल को कोई भी सरकार आए और आपके साथ कैसे भी पेश आए, तो ऐसा नहीं है, सरकार को भी आपके साथ कैसे भी पेश आने का अधिकार नहीं है। दूसरों के फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखना होगा। पहले क्या होता था कि किसी सुल्तान से ऊंची आवाज में या किसी राजा से ऊंची आवाज में बात कर दी तो सीधे सर कलम करा देते थे कि जाओ इसकी गर्दन कलम कर दो। ऐसा तो नहीं है आज की डेट में। तो एक तरीके से ये जो हार्ड रूल्स हैं इससे बचाने का काम करते हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट है, बेसिकली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले आपके पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया है। अब ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले उनको देखते हैं। दोस्तों, जो हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे वो ये 7 फंडामेंटल राइट्स थे। पहला था राइट टू इक्वेलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक हमें ये समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं। ओवरव्यू ले रहे हैं अभी, ओके। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, मतलब हिंदी में मतलब है इसका स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेके 22 तक हमें बताता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। तीसरा राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि हिंदी में इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आपको आर्टिकल 23 से और 24 बताते हैं। आर्टिकल हमें बताते हैं कि भारत देश के अंदर आपका शोषण नहीं हो सकता, अगर होता है तो उसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको बोलते हैं हिंदी में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक बताते हैं कि हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस भारत देश के अंदर किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आपका मन है आप हिंदू धर्म को अपनाइए, आपका मन है आप क्रिश्चियनिटी को अपनाइए, आपका मन है तो इस्लाम को, जैनिज़्म को, बुद्धिज़्म को, किसी भी धर्म को मतलब आप अपना सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत। नेक्स्ट है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। आपके पास शिक्षा और संस्कृति से जुड़े हुए जो भी अधिकार हैं वो आपके आर्टिकल 29 से 30 में दिए गए हैं। इसके बाद है राइट टू प्रॉपर्टी, यही वो अधिकार है जिसको रिमूव कर दिया गया है और ये आर्टिकल 31 लिखा हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। ये क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे।
क्योंकि ये रिमूव्ड हो चुका है। इसके बाद हम लोग बाकी सभी राइट्स की बात करेंगे आगे। और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक उपचार। कहने का मतलब ये है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये जो, ठीक है, लेकिन अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं मानता है तो आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो अगर हम आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, इस फंडामेंटल राइट को हटा दें तो आज की डेट में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स बचते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 31 की, राइट टू प्रॉपर्टी की। ये क्या है और इसको क्यों हटाने की ज़रूरत पड़ी आखिरकार। Article 31 removed from fundamental right list and was made a legal right in 1978 Amendment 44th। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्टिकल 31 को आर्टिकल 31 को रिमूव किया गया था। वो 1978 में किया गया था। 44वें संशोधन के तहत अलग किया गया था। संशोधन का मतलब समझते हो ना, यानी अमेंडमेंट। अगर कहीं पर भी कोई भी गलती है उसको सही करना। मानो आपने कुछ गलत लिख दिया कॉपी में, तो उसको काट के सही करोगे ना, उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। आर्टिकल 31 आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। यानी आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उस पर पूर्णतः मालिकाना हक किसका होगा? आपका ही होगा। उसके अलावा मालिकाना हक किसी का नहीं है। लेकिन हुआ क्या है केरला में, आप लोग जानते हो ना, जैसे कि आज की डेट में कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं। कोई इस्लाम की बातें कर रहा है, कोई सनातन धर्म की बातें कर रहा है। स्पिरिचुअल लीडर जिसको आप बाबा या गुरु बोलते हो, वैसे ही एक हुआ करते थे केशवानंद भारती, जो कि वो केरला में थे। केशवानंद भारती के गुरु थे। वो अपना सारा राजपाट केशवानंद भारती को देके गए थे। अब केशवानंद भारती अपना एक आश्रम चलाते थे केरला में, या आप बोल सकते हो कि केशवानंद भारती के पास आश्रम से जुड़ी हुई एक काफ़ी बड़ी ज़मीन थी। अचानक से एक दिन क्या होता है, 1974 के आसपास की बात है, ये इमरजेंसी से पहले की बात है। ये अचानक से क्या होता है कि केरला गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट होता है। उस प्रोजेक्ट के अंदर केशवानंद भारती जी की जो ज़मीन है वो आ जाती है। केरला गवर्नमेंट केशवानंद भारती से वो ज़मीन छोड़ने की बोलती है कि आप इस ज़मीन को छोड़ दीजिए, और उसका मुआवजा देने की भी बात करती है। लेकिन केशवानंद भारती का कहना ये था कि इस ज़मीन में मालिकाना हक हमारा है, हम इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहते हैं, ना ही किसी को देना चाहते हैं। केरला गवर्नमेंट इस मामले को केरला हाई कोर्ट लेके जाती है और हाई कोर्ट केरला गवर्नमेंट के फेवर में पक्ष में फैसला देती है। केशवानंद भारती अपील दायर करते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट से तो ये केस हार चुके थे केशवानंद भारती जी। इसके साथ ही वे एक रिट की भी अपील करते हैं और अपील करते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट किए गए हैं। जैसे ही ये बात पता चलती है कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हुआ है, ये केस आग की तरह फैलता है पूरे देश में कि हाँ भाई, इस तरह का भी कोई केस आया है सुनने में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था। सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करती है और ऐसा करते करते 1978 आ जाता है। तो मतलब आप समझ रहे हो, 4 साल ये केस चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती के फेवर में फैसला दे देती है और केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फैसला देती है। लेकिन उस टाइम पर जूरी मेंबर वाला प्रावधान हुआ करता था। उस टाइम पर जो फाइनल फैसला होता था वो जूरी मेंबर लिया करते थे। जूरी मेंबर क्या होते हैं? जूरी मेंबर का मतलब है एक कमेटी बैठाई जाती थी। उस कमेटी में समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते थे उनकी जगह दी जाती थी, जैसे कि जो रिटायर्ड जज हो गए। वही कमेटी फाइनल फैसला वोटिंग के थ्रू किया करती थी। केशवानंद भारती केस के लिए भी कमेटी बैठाई जाती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य होते हैं। जब वोटिंग करी जाती है तो 7 लोग वोट करते हैं केरला गवर्नमेंट की तरफ और 6 लोग वोट करते हैं केशवानंद भारती के लिए। मात्र 1 वोट से केशवानंद भारती केस हार जाते हैं। अब खलबली ये मच जाती है पूरे भारत भर में, न्यूज़ ये चल जाती है कि फंडामेंटल राइट का शोषण हुआ है। फिर भी वो केस जीते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया कि केशवानंद भारती को मुआवजा दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला भी लिया गया कि ये जो अधिकार है इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए।
राइट टू प्रॉपर्टी का, यह अधिकार फंडामेंटल राइट के लायक नहीं है। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में 1978 इसको रिमूव कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था 44th अमेंडमेंट के थ्रू संशोधन के तहत। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड ही नहीं है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जब कोई भी बड़े फैसले आते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़े लेवल पर उसके पीछे थिंक किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। दोस्तों, आप खुद सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ों का प्रोजेक्ट बना रही है, एग्जाम्पल ये सोचो कि गवर्नमेंट 200 किलोमीटर का हाईवे बना रही है। अब गवर्नमेंट इस केस में समझो कि आपका घर उस 200 किलोमीटर के हाईवे के बीच में आ जाता है, तो आपको अपना वो निवास है वहाँ से हटाना होगा। आप खुद सोच के देखो, गवर्नमेंट 200 किलोमीटर का हाईवे अपने लिए तो बना नहीं रही है, तो गवर्नमेंट किस लिए कर रही है ये चीज़ें? जाहिर सी बात है कि देश के डेवलपमेंट के लिए बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट था जो राष्ट्र निर्माण के आगे आ रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया, क्योंकि देश के आगे कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के अंदर कितने लोग मुआवजे में से ही बन गए हैं काफ़ी कुछ, आप सभी को पता है ये चीज़। तो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो। एक चीज़ और, आर्टिकल 31 पहले कहती थी आपके पास संपत्ति का अधिकार है पूर्णतः। तब ये चीज़ हुआ करती थी कि मान लीजिए कि जो संपत्ति आपके पिताजी की है, मान लीजिए आपके पिताजी के पास 8 करोड़ का घर है या प्रॉपर्टी है, अब उस केस में आपकी ही वो ज़मीन होनी चाहिए। उस टाइम पर क्या होता था कि बेटा ही पिताजी पर केस कर देता था कि हमारी प्रॉपर्टी आप किसी और को नहीं दे सकते, चाहे पिताजी चाहें या ना चाहें, देना ही पड़ता था उनको बेटे को प्रॉपर्टी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। जब से इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, अब आपके पिताजी अपनी संपत्ति किसी को भी दे दें, आप उन पर कोई भी केस नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उन पर एक मर्सी पिटीशन दे सकते हो कि अगर हाँ भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कंगाल हूँ, मेरा पिताजी से रिक्वेस्ट की जाए कि वो मुझे कुछ दे दें। अब ये पिताजी की मर्जी है कि वो देना चाहते हैं या नहीं, उन्हें कोई मध्य नहीं कर सकता है। अब हम लोग अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सभी फंडामेंटल राइट्स यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? तो आप सभी कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइएगा, ठीक है। हमने देख लिया कि जो हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 12 और 13 ही तो हैं। तो पहले हम आर्टिकल 12, 13 को पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज की क्लास में आप ईच एंड एवरी आर्टिकल पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट का कोई भी आर्टिकल हम लोग छोड़ने नहीं वाले हैं। आर्टिकल 12 देखो क्या बोलता है। It says all organization and unit of state will be considered under union। क्या बोलता है कि भारत देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसको कंसीडर्ड किया जाएगा यूनियन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वो सब यूनियन का हिस्सा है। जैसे कल को अंबानी जी जो हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, कल को जैसे अंबानी जी जो हैं वो बोले सरकार से मैं मुंबई खरीद रहा हूँ, आज के बाद मुंबई के अंदर मत आना, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। कहने का मतलब देश को यूनाइट करने का काम आर्टिकल 12 करता है, आर्टिकल 12 करता है। जोड़े रखने का जो काम है वो आर्टिकल 12 करता है। बात आ रही है समझ? देखिए नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बताता है? It says fundamental right cannot be amended in less term, power which will deduct fundamental rights will be null। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि फंडामेंटल राइट्स को लेस टर्म में अमेंड नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसी पावर जो आपके फंडामेंटल राइट्स को डिडक्ट करने की कोशिश करती है, मतलब कम करने की कोशिश करती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल मान ली जाएगी। नल का मतलब जीरो। कहने का मतलब हमारे संविधान का आर्टिकल 13 किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को घटा सके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मेन आर्टिकल्स शुरू हो रहे हैं। अब हम देखेंगे राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सभी कानून के सामने बराबर हैं।
ऐसा नहीं है कि आप क्राइम करोगे तो सज़ा नहीं मिलेगी और कोई और क्राइम करेगा तो सज़ा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बात आ रही है समझ? इसके बाद है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट एंड बर्थ प्लेस। कहने का मतलब ये है, इसके ऊपर तो यार मूवी भी बन चुकी है। क्या बोलता है आर्टिकल 15? इस बात की पुष्टि करता है कि आप भारत देश के अंदर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस आधार पर? ना ही धर्म के आधार पर कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, इसके आधार पर उसके साथ ये चीज़ गलत है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते। रेस के आधार पर मतलब काले और गोरे के आधार पर, ना ही कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, ना ही जेंडर के आधार पर कि ये लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती है, ये लड़का है तो ये काम कर सकता है, या फिर ये लड़का है तो ये काम नहीं कर सकता है, तो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं आप जेंडर के आधार पर। नेक्स्ट है बर्थ प्लेस के आधार पर। कई बार बर्थ प्लेस के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। जैसे कि कोई हरियाणा का व्यक्ति मुंबई आ गया, अब आप उससे चौड़कर बोलो कि मैं तो मुंबई का हूँ, रहने वाला हूँ, तुम तो हरियाणा के हो, भाग यहाँ से। तो ऐसा नहीं कर सकते हो भाई, क्योंकि व्यक्ति भारत के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में रहने वाला हो वो उतना ही भारतीय कहलाएगा जितना आप। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 आपको इसकी इजाज़त नहीं देता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 हमें ये बताता है कि जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकलेगा, सरकार की तरफ से जितना भी रोजगार निकाला जाएगा, गवर्नमेंट आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, मतलब समान वरीयता आपको मिलेगी। अब इसका मतलब ये मत समझना कि कहोगी रिजर्वेशन फिर क्यों दिया जाता है, तो इसका मतलब रिजर्वेशन से नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकाली जाएगी उसके लिए आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा। प्रॉपर नोटिफिकेशन सरकार को निकालना होगा, आपको बुलाना होगा। तो सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखते हैं आर्टिकल 17 को, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। भारत वही देश है जिसमें पहले छुआछूत भी हुआ करती थी, ऊंची जाति नीची जाति को छूते नहीं थे। तो इस सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के अंदर निहित किया गया है। हमारा आर्टिकल 17 बात करता है छुआछूत के विरुद्ध अधिकार के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब आर्टिकल 18 बताता है कि पदों को खत्म कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले लोग अपने आप को महाराजा बुलाते थे, सुल्तान, कोई को तो अकबर कहा जाता था, अकबर की उपाधि दे दी जाती थी। इन सभी उपाधियों को खत्म कर दिया गया है आर्टिकल 18 के अंदर। अब सिर्फ दो ही तरीके के पद अब भारतीय संविधान के हिसाब से चलेंगे। एक है आपका एकेडमिक टाइटल और दूसरा है डिफेंस टाइटल मान्य होगा। एकेडमिक टाइटल मतलब जैसे कि आपने अपने आगे इंजीनियर लगा सकते हो अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी, आप अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हो अगर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है। डिफेंस के टाइटल जैसे कि कैप्टन, जनरल, आर्मी में देखा जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ दो ही तरीके के हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से अब पद रह गए हैं। इसके बाद हमारा अगला राइट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमें आर्टिकल 19 से 22 तक बताए गए हैं। आर्टिकल 19 के अंदर 6 आते हैं, देखते हैं हम एक एक करके। पहला है राइट टू स्पीच, मतलब आपको अपनी बात रखने की पूर्णतः आज़ादी दी गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसा की राह पे चल के। नेक्स्ट है राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग इन नॉन वायलेंस वे। यहाँ पे आपको आज़ादी दी गई है कि आप कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन कैसे? नॉन वायलेंस तरीके से। मीटिंग का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो ना आप, पब्लिक प्लेस में मीटिंग बुला सकते हो, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से। नेक्स्ट है राइट टू मेक द यूनियन एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल 19 आपको इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपनी खुद की यूनियन बना सकते हैं। जैसे कि 2012 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी खुद की पार्टी बना ली, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, का मतलब है
आपको इस देश में कहीं पर भी मूव करने की आज़ादी है, लेकिन आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकते हो। अब आप ये मत बोल देना कि मैं तो पुलिस लॉकअप के अंदर जाके देखना चाहता हूँ, मुझे उस व्यक्ति को देखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। इसका मतलब है आपको पूरी आज़ादी है कि आप कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। अब आप कहो आपको जम्मू कश्मीर में ही घर बनाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आप 15 साल तक कम से कम रह नहीं लोगे, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। खुद चुन सकते हो, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वो ऑक्यूपेशन चुन सकते हो। किसी को गाना पसंद है तो वो सिंगर बन सकता है, किसी को पढ़ाना पसंद है वो टीचर बन सकता है। अब ये मत बोलना कि मैं तो ड्रग पेडलिंग करूँगा, तो भाई ऐसा नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। हमेशा लॉ एंड ऑर्डर से बंधे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स भी, उनका आपको खास ख्याल रखना है। अब राइट टू फ्रीडम का हमारा दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमें बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसको जुडिशरी की तरफ से सज़ा दी गई है वो सज़ा ही उसके लिए मान्य है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, जैसे जुडिशरी ने किसी को 3 साल की सज़ा सुना दी है, इस केस में अब पुलिस वाले ऐसा करें कि सुबह शाम उस पर 4 लाठी बजाएं क्योंकि उसने एक क्राइम किया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जुडिशरी ने अगर 3 साल की सज़ा सुनाई है, इसका मतलब सिर्फ 3 साल की सज़ा ही है, ना कि लाठी मारने की इजाज़त है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीने का अधिकार। आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरफ और आर्टिकल 21 एक तरफ। आर्टिकल जो 21 है अपने आप में इतना बड़ा आर्टिकल है कि पहली चीज़ इसमें सबसे पहला जो बताया गया है राइट, वो है राइट टू लिव, जीने का अधिकार। आपको जीने का अधिकार देता है। राइट टू लिव का मतलब आपसे आपका जीवन कोई नहीं छीन सकता। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि राजा महाराजा इसको दीवार पे चुनवा दो, इसको ज़मीन पे गड़वा दो, इसकी गर्दन कलम कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं आर्टिकल 21 के तहत। नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, मान लो आप अपने घर के कमरे में आराम से सो रहे हो और कोई अचानक बिना नॉक किए आपका दरवाज़ा खुलकर अंदर आ जाए, तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार। हर किसी को आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ रहने का अधिकार है। जैसे कई बार मूवी वगैरह में देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति जेल के में सज़ा काट रहा है, उस केस में उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। भले ही सज़ा के पात्र हो, लेकिन उसके पास भी आर्टिकल 21 के तहत राइट टू हेल्थ, स्वस्थ रहने का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्री एजुकेशन टिल बिकम 14 ईयर्स ओल्ड। आर्टिकल 21 इस बात की भी पुष्टि करता है कि आर्टिकल 21 के अंदर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इसीलिए हर जिले के अंदर सरकार के द्वारा प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। पैसे के अभाव के कारण इसमें कोई भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है राइट फॉर फ्री हेल्प ऑफ लॉ। मतलब है कि आर्टिकल 21 के तहत हर किसी को न्याय मुफ्त में मिलने का अधिकार है। कभी भी जज ये नहीं बोलता कि मुझे पैसे दो, मैं उसी के फेवर में फैसला सुनाऊंगा। अब ये मत बोलना कि वकील तो लेता है पैसे, तो वो आपका केस लड़ता है, बहस करता है कोर्ट में, लेकिन आपको न्याय नहीं सुनाता। इसलिए जो न्याय सुनाते हैं वो किसी भी तरह का फ़ी चार्ज नहीं करते हैं आपसे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट सेपरेट जेल। मतलब किसी को किसी भी जुर्म के लिए सेपरेट जेल में नहीं रखा जा सकता। सेपरेट जेल का मतलब अलग जेल में। हर कोई डिमांड करता है इंडिया में सेपरेट जेल की, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंडकफ्स। मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती।
आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह में जैसे किसी को ले जाया जाता है, उसे रस्सी में बांध के ले जाया जाता है, क्योंकि ये हमारा राइट है, राइट अगेंस्ट हैंडकफ। जब तक जुर्म साबित नहीं होगा तब तक हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट वॉयलेंस नेचर। कोई भी आपसे वॉयलेंस से पेश नहीं आ सकता, चाहे वो कोई भी हो, ना ही हस्बैंड वाइफ से, ना ही वाइफ हस्बैंड से। उसी तरीके से दोस्तों में भी कोई भी आपसे मारामारी नहीं कर सकता है। आपके पास फ्रीडम है, बट किसी के भी राइट्स का शोषण नहीं होना चाहिए, वरना उसी वक्त आपके राइट्स क्या हो जाते हैं, नल हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट द लेट हैंगिंग। हमारे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत किसी को लेट हैंगिंग नहीं हो सकती है। मतलब अगर किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो जो डेट और टाइम मुकर्रर किया गया है, उसी डेट और टाइम में उसको फांसी दी जाएगी, ना उससे पहले ना उससे बाद में। उस टाइम पर अगर फांसी नहीं हो पाई तो ऐसा भी रूल है कि फिर फांसी टल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा राइट टू ट्रैवल फॉरेन। आर्टिकल 21 आपको फॉरेन घूमने की भी आज़ादी देता है। आपका जहाँ मन है वहाँ घूमिए जाके। अब ऐसा नहीं बोल सकते, एग्जाम्पल के तौर पर किसी पे कोई केस चल रहा है, सीबीआई ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है, अब पता लगा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हो कि मेरे तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है, जब आप क्लीन हो विदाउट क्राइम तब जा सकते हो आप फॉरेन घूमने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट टू बिकम अ बॉन्डेड लेबर। आर्टिकल 21 आपको इस बात की पुष्टि करता है कि कोई भी आपसे मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति ने किसी से कर्ज लिया है और उसके बदले एक बच्चे को जबरन ईंट भट्टे पर काम पर लगा दिया है, यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट हैंगिंग पब्लिकली। हमारे भारत देश के अंदर कई बार ऐसे क्राइम हो जाते हैं जिसमें पब्लिक बोलती है कि पब्लिक के बीच में अपराधी को फांसी दी जाए। दूसरे देश हैं कई सारे ऐसे जहां पर पब्लिक के बीच में पत्थर मारने का ऐसा प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है। नेक्स्ट है राइट टू स्लीप। जी हाँ, आपको फ़नी लगेगा, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत आपके पास सोने का भी अधिकार है। आपसे कोई आपकी नींद नहीं छीन सकता। आप जब सोना चाहें तब आप सो सकते हैं। अब कई लोग ऑफिस में इस चीज़ का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ध्यान रखिए आपको उस बात की सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट नॉइस पॉल्यूशन। मतलब आपके पास अधिकार है कि कोई भी नॉइस पॉल्यूशन फैला रहा है, एग्जाम्पल जैसे कोई रात रात भर डीजे या शोर शराबा कर रहे हो और कल आपका एग्ज़ाम है तो डिस्टर्ब हो रहे हो आप, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप कंप्लेन कीजिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर। लेकिन हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पूर्णतः बाध्य नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका घर हाईवे के किनारे पर है तो पूरी रात जो ट्रक हैं वो वहाँ से ही निकलेंगे ही, आपको वो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नॉइस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ प्रावधान सोसाइटी में बना दिए गए हैं, जैसे कि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलाना है। नेक्स्ट है हमारा राइट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आर्टिकल 21 के तहत हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार देता है कि उसे बिजली मिलनी चाहिए। वो एक दुर्भाग्य हमारे देश का, जितने भी भारतीय हैं उन सभी तक बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है, वो एक अलग चीज़ है। आधे भारतीयों को तो पता ही नहीं है कि विद्युत का भी अधिकार है उनके पास, और ये कोई ऐसा वैसा नहीं, एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू बिहेव विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन। ये एक फंडामेंटल राइट है। महिलाओं का ये अधिकार है कि उनसे रिस्पेक्ट में पेश आना, महिलाओं को इज्जत पाना, ये उनका अधिकार है। अब महिलाएं भी ये ना समझ लें कि वो कुछ भी करेंगी। बात ध्यान रखिए, आपके पास वहाँ तक ही अधिकार है जब तक आप सामने वाले के राइट्स का शोषण नहीं हो रहा है। अगर सामने वाले के राइट्स का शोषण हो रहा है तो आपके जो अधिकार हैं वो उसी टाइम नल हो जाते हैं, जीरो हो जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया गया है या डिटेंशन में लिया गया है, सारे क्राइम ऐसे नहीं है कि जिसमें आपको अरेस्ट ही किया जाए, कुछ ऐसे भी क्राइम है जिसमें आपको अरेस्ट और डिटेंशन से आज़ादी दी गई है। इसका मतलब एक और है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें
किसी को 1 साल की सज़ा दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जेल के अंदर मार डाला जाए, ऐसा नहीं है। वो उस 1 साल के अंदर सिक्योर होना चाहिए जेल के अंदर भी, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 और 24 में बताया गया है। आर्टिकल 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 बताता है कि आपके पास पूर्णतः अधिकार है इसके खिलाफ जाने का कि कोई भी इंसानों की खरीद फरोख्त का व्यापार नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, कोई भी आपसे गुलामी नहीं करा सकता है, स्लेवरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ अनबॉन्डेड लेबर, आप गुलामी नहीं करा सकते, चाहे वो सोशल टर्म पे हो या पर्सनल टर्म पे हो, अनबॉन्डेड लेबर नहीं करा सकते हो, मतलब बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, मतलब बच्चों का फैक्ट्री में काम करना मना है। कितने साल तक के? 14 साल तक के। अगर आप काम करा रहे हो तो आप अपराधी हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको बोलते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसको हम देखेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक इसके बारे में बताते हैं। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 बताता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो। भारत देश में आपने कई बार देखा होगा कि लोग अपना धर्म बदल देते हैं, ये पूर्णतः लीगल भी है। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ये आपको क्या बताता है कि आप धर्म से जुड़े हुए जो भी अफेयर्स हैं वो आप कंडक्ट करा सकते हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई गुरु हैं, बाबा हैं, वो पंडाल लगवाते हैं, प्रवचन देते हैं और हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, आपने ऐसा देखा होगा अक्सर। नेक्स्ट है आर्टिकल 27 बताता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट टू प्रमोट रिलीजियस कल्चर। अगर आप किसी भी धार्मिक मामले में पैसा डोनेट कर सकते हैं और आप जो भी पैसा डोनेट करोगे वो टैक्स फ्री होगा, तभी आप देखते हो कि कितना सारा चढ़ावा आता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28 फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बताता है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल हो गए, तो आप यहाँ पर पूजा पाठ से जुड़े प्रावधान कर सकते हो। ध्यान क्या रखने वाली बात है, पहले नंबर पे इंस्टीट्यूशन विच इज़ कम्प्लीटली अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि पूर्णतः सरकार के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। दूसरा है इंस्टीट्यूशन विच इज़ अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट बट एस्टेब्लिश्ड फॉर स्पेशल एस्पेक्ट रिलीजियस एजुकेशन ग्रांटेड। ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं लेकिन स्पेशल एस्पेक्ट के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल, ये इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन मिल सके, तो इस एस्पेक्ट में रिलीजियस एजुकेशन ग्रांटेड है, ठीक है। जैसे जब बच्चे मिड डे मील करते हैं, भोजन करते हैं, तो उनको भोजन मंत्र सिखाया जाता है, कई बार देखोगे आप। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन विच इज़ अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फ्री टू अटेंड रिलीजियस एजुकेशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको सरकार के द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है, वहाँ पर भी रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ इंस्टीट्यूशन विच इज़ फाइनेंशियली हील्ड बाय गवर्नमेंट फ्री टू अटेंड रिलीजियस एजुकेशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको भारत सरकार के द्वारा फाइनेंशियली हील्ड किया जाता है, वहाँ पर भी रिलीजियस वर्शिप हो सकती है, जैसे मदरसे। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसके बारे में हमें आर्टिकल 29 और 30 में बताते हैं। आर्टिकल 29 हमें क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। इसका हिंदी में मतलब है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 29 हमें बताता है कि जो माइनॉरिटीज़ है उसके हितों का हनन ना हो पाए, जैसे मुस्लिम हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 राइट फॉर माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ को ये अधिकार है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन खुद खोल सकते हैं, जैसे कि मदरसे वगैरह इसीलिए खुले हुए हैं।
ओके, पॉइंट क्लियर है आपको आर्टिकल 30। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 में इसके बारे में बात की गई है। हिंदी में बोलते हैं संविधानिक उपचार। इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है संविधान की B.R. अम्बेडकर के द्वारा। इस आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट भी इस आर्टिकल से ये राइट है कि कोई आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे तो एक्शन ले सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये नहीं होगा तो लोग लॉ एंड ऑर्डर को ही नहीं मानेंगे। कुछ लोग डर के मानते हैं चीज़ों को। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। इसके बाद हमारे 3 आर्टिकल और बचे हुए हैं, इसको समझ लेते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट में नहीं है, बस सिंपल आर्टिकल है, समझ लेते हैं। आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस एक्सेट्रा। मतलब कहने का ये है कि आर्टिकल 33 हमारी आर्मी को, हमारी इंटेलिजेंस को ये अधिकार देता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर आपसे आपके फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, कोई अगर टेररिज्म एक्टिविटी में फंस जाता है तो भैया सबसे पहले उसका सोना ही बंद कर दिया जाता है। इस केस में ध्यान रखिएगा, जाहिर सी बात है कि ये जुर्म बहुत संगीन है। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल 34 हमें क्या बताता है? Restriction on rights conferred by this part while martial law is in the force in any area। मार्शियल लॉ मतलब इमरजेंसी। अगर कहीं पर आपातकाल लगा हुआ है तो इस केस में आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जा सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर भी 2 राइट्स ऐसे हैं जो आपसे नहीं छीने जा सकते। एक है आर्टिकल 20 और दूसरा है आर्टिकल 21। आपसे आपके जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। नेक्स्ट आर्टिकल है 35 को हटा दिया गया है। अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को अलग स्पेशल स्टेटस मिलता था, उसे भी हटा दिया गया है। तो आर्टिकल 35A की बात यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको बेहतर लगी होगी। फंडामेंटल राइट अब आप नहीं भूलोगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, क्लास को शेयर करो। कंटेंट हेल्पफुल है या नहीं मुझे इससे पता लगेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू।